स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर हमारी चली हुई है। साथ ही ये जो कंटेंट आपके लिए हरियाणा जीके का आ रहा है वो एचएसएससी टीजीटी के साथ साथ एचपीएससी पीजीटी के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी है। जितने भी हरियाणा के जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपकी हरियाणा जीके हमेशा पूछी जाती है, तो ये जो है हर एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़फुल रहने वाला है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हरियाणा की जलवायु कैसी होती है, ऋतुएं और हरियाणा की मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एचएसएससी टीजीटी पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जनरल पार्ट की जो पीडीएफ हैं वो यहाँ पर अवेल हो जाएंगी। और अगर आप एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो जनरल सेक्शन है जिसके अंदर साइकोलॉजी और जीके वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पेड पीडीएफ ये होंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, वो आपको वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन, उस पर आप मुझे नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेल हो जाएगी। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हरियाणा की जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु और मौसम इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आपको पहले यहाँ पर देखना होगा। तो जलवायु क्या होती है कि किसी भी स्थान का एक लंबे समय तक का वायुमंडलीय अवस्था, यानी कि मौसम और जलवायु के अंदर यही फर्क होता है कि जो जलवायु होता है वो एक लंबे समय तक की अवधि होती है आपके वायुमंडल की, और मौसम होता है वो आपकी कुछ समय की, अल्प समय की अवधि होती है। दोनों में हम सेम चीज़ देखते हैं, वायुमंडलीय अवस्था देखते हैं, आपका जो एनवायरमेंट है उसकी यहाँ पर कैसे अवस्था है, सिचुएशन है, उसको देखते हैं। बट जलवायु के अंदर हमारा जो टाइम हो जाता है वो एक लंबे अंतराल का होता है, 30 से 35 वर्ष का होता है। और मौसम के अंदर इतने लंबे जो अंतराल है उसको यहाँ पर नहीं देखा जाता, बल्कि एक अल्प समय को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जलवायु और मौसम के अंदर कि किसी भी स्थान की अल्प समय की वायुमंडलीय अवस्था आपका मौसम हो जाता है, और जलवायु आपकी एक लंबे समय तक की वायुमंडलीय अवस्था आपकी जलवायु यहाँ पर हो जाती है। पहली मौसम वेधशाला जो शिमला में थी 1875 में बनी थी, और वर्तमान में जो मौसम की वेधशाला है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी ध्यान रख लेना। हरियाणा की जलवायु होती कैसी है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बहुत बार देखा है इस क्वेश्चन को, तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल जलवायु ये होती है हमारी। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। इसके रीजन है कि ऐसे जलवायु क्यों है, क्योंकि हरियाणा जो है उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है। नीचे आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, कि हरियाणा जो है उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए हमारी जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और दूसरा, हरियाणा की जो है समुद्र से निकटता नहीं है, हमारे आसपास समुद्र नहीं है, हमारे आसपास जो है लैंड एरिया है, पानी का एरिया नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें भी इस चीज़ का एक रीज़न है कि हमारी जलवायु कैसी है, वो सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल जलवायु है। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको समझना है इसको। ये 0 डिग्री वाली आपकी ये लाइन है, ठीक है, तो आपकी जो लाइन है। इसके बाद ये जो है आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो 23.5 डिग्री पे होती है, और 45 डिग्री है ये, और ये 66 डिग्री है। ऐसे ही आपका ये नॉर्थ साइड है और ये आपका नीचे साउथ की साइड है, ठीक है। तो इसने आपने समझना है, ये वाली जो लाइन है वो आपकी कर्क रेखा है, और ये वाली जो आपकी है वो मकर रेखा है, और ये आपका जो है 0 डिग्री वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका उष्ण कटिबंध यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो कौन सा है, तो आपका कर्क से लेकर और मकर तक का ये जो पार्ट है जिसमें आप ऐसे ऐसे लाइन आ रही है वो आपका उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। और जो आपका इसके बाद जो कर्क से ऊपर वाला है, यानी कि ये कर्क है, और इससे ऊपर वाला ये जो 23 से और 45 के बीच का है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर 23 साउथ से और 45 के बीच का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये आपका उपोषण यानी कि सब ट्रॉपिकल में आता है। तीसरा जो आपका बच गया ये प्लस वाला पार्ट, ये आपका किस में आता है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट के अंदर आता है। तो ये चीज़ आप इसको डायग्राम के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा का विस्तार कैसे है, तो हरियाणा का विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक है। तो ये इसका विस्तार है, इस चीज़ को भी अच्छे से याद कर लेना। समुद्र से दूरी के आधार पर जलवायु हमारी सम होती है और विषम होती है। सम का मतलब होता है गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी हो और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी हो, तो वो आपकी सम जलवायु होती है। विषम होती है कि सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो हमारे यहाँ यही चीज़ होती है हरियाणा में कि सर्दियों में अधिक सर्दी होती है और गर्मियों में
अंदर गर्मी होती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी हो, मुंबई और गोवा का एरिया होता है, इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा छुट्टियाँ मनाने भी लोग भाग जाते हैं। तो हमारी जो जलवायु है हरियाणा की, समुद्र से दूरी के आधार पर जो है हमारी विषम जलवायु हो जाती है। सबसे अधिक टेम्परेचर हिसार का है और सबसे कम टेम्परेचर भी हिसार का ही होता है, तो हिसार ही यहाँ पर है जो आपने मार्क करना है। अब सबसे ज़्यादा सर्दी भी यहीं पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर रहता है। कृषि के आधार पर हरियाणा की जलवायु यहाँ पर व्लादिमीर कोपिन यानी कि जर्मनी के थे, इनके अकॉर्डिंग हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पर 2 प्रकार से है। पहला है आर्द्र उपोषण सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट और दूसरा है उपोषण स्टेपी। तो जो भी आपका सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो शीत जलवायु, ये हरियाणा के शिवालिक क्षेत्रों में जैसे अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर यहाँ पर होता है, और बाकी जो इनको छोड़ करके बाकी शेष जिलों में उपोषण स्टेपी जो है वो आपकी कृषि के आधार पर हरियाणा की जलवायु हो जाती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं हरियाणा के ऋतुओं की। हरियाणा के ऋतु में जो सबसे पहले है वो आपका ग्रीष्म ऋतु आता है। गर्मियों की जो ऋतु है वो 16 मार्च से 15 जून यहाँ पर बताई गई है। इसका एवरेज जो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो चला जाता है वो 48 डिग्री तक चला जाता है, और ये हिसार के अंदर जो कि सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी हिसार ही होता है, तो 48 डिग्री तक यहाँ पर चला जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो 16 जून से और 15 सितंबर इसको के दायरे में आता है। ये हरियाणा में एवरेज रेनफॉल जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर या फिर 400 से 600 मिलीमीटर आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला शहर अगर आपसे पूछे तो आप छछरौली यमुनानगर को मार्क करेंगे। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, पहले जो वीडियो आ चुकी है उनमें भी। इसको चेरापूंजी या फिर मोहसिन राम भी बोलते हैं हरियाणा का, किसको? छछरौली यमुनानगर को। बट अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ है तो आप छछरौली मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपसे जिले का नाम पूछ रहे तो फिर आप अंबाला मार्क करेंगे। यहाँ पर 110 सेंटीमीटर या फिर आप 1100 मिलीमीटर यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा देखने को मिलती है। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर चलें तो प्रायोरिटी आप हमेशा छछरौली को ज़्यादा मानना, सबसे पहले नंबर पर छछरौली ऑप्शन में हो तो छछरौली को ही मार्क कर देना, और अगर फिर नहीं है छछरौली तो फिर आप दूसरी प्रायोरिटी अंबाला को रखेंगे वर्षा के मामले में। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर होती है, 35 सेंटीमीटर से 350 मिलीमीटर तक होती है। शीत ऋतु 16 सितंबर से 15 मार्च होती है। औसत टेम्परेचर जो ठंड का होता है वो 10 से 12 डिग्री तक चला जाता है। सबसे ठंडा यानी कि सबसे जो कम टेम्परेचर है वो भी हिसार का होता है, 0 डिग्री तक भी किसी एक दिन का टेम्परेचर यहाँ पर जो है मेज़र किया जाता है। सबसे ठंडा जिला अगर पूछे औसतन अगर करके पूछे सबसे ठंडा जिला तो आप अंबाला मार्क करेंगे, वैसे आप हिसार को मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की मिट्टी पे बढ़ते हैं। मिट्टी जो होती है वो सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, जो छोटे मध्यम तथा बड़े जो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक व कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक पार्टिकल से बनती है ये मिट्टी, जो सबसे ऊपरी सतह होती है। धरातलीय आधार पे हरियाणा में 3 प्रकार की मिट्टी होती है, जिसके अंदर हम लोग रेतीली मिट्टी पढ़ते हैं, मैदानी मिट्टी पढ़ते हैं और पर्वतीय मिट्टी पढ़ते हैं। तो जो रेतीली मिट्टी होती है वो राजस्थान को लगते हुए हरियाणा के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको हल्के भूरे रंग की मिट्टी देखने को मिलेगी, जो भी राजस्थान से टच में है। ठीक है, आपने मैप वगैरह अच्छे से याद रखना। मैप तो आपको हरियाणा का पता होना ही चाहिए कि कहाँ पर कौन सा जो है टच में लगता है, कौन सा अदर स्टेट टच में लगता है। तो जो रेतीली मिट्टी है वो हरियाणा से जो टच करते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगती है, जैसे सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, मेवात, इन सभी में आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलेगी, जो कि हल्के भूरी रंग की मिट्टी होती है। जो मैदानी मिट्टी है वो आपकी शिवालिक यानी कि ये वाला जो है पर्वतीय मिट्टी, शिवालिक तथा इसको रेतीली को छोड़ करके बाकी सभी हिस्से, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी आपका मैदानी बच जाता है। तो शिवालिक तथा रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्र को छोड़ करके जितने भी आपके संपूर्ण हरियाणा में क्षेत्र है वहाँ पर आपको मैदानी मिट्टी मिलती है, जो कि पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है, जैसे करनाल, कैथल, पानीपत, केयू के आदि। तो यहाँ पर आपको मैदानी मिट्टी देखने को मिलेगी। अब शिवालिक की बात हुई है तो पर्वतीय मिट्टी जो कि शिवालिक क्षेत्रों में मिलती है, और शिवालिक क्षेत्र आपके यमुनानगर है, पंचकुला है, अंबाला है। तो आप इसको मैप से जल्दी से याद कर सकते हो, जैसे ये आपका मैप है इधर, और तो आपको मैप यहाँ पर पता होना चाहिए है। जैसे ये जो रेतीली वाला है ये आपका राजस्थान से टच होकर के है, तो अगर आपको मैप अच्छे से याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। ये जैसे मैदानी वाला है जहाँ पर पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी है, ये मैदानी वाला पार्ट है, और ये पर्वतीय वाला पार्ट है, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला वाला पार्ट है। तो ये आपका पर्वतीय वाली मिट्टी है जहाँ पर आपकी शिवालिक क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो आप मैप से इसको अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद
डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा में मिट्टी का वर्गीकरण या फिर हरियाणा में मिट्टी का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, जिसके अंदर अत्यंत हल्की मिट्टी आती है पहले नंबर पर, जिसको रेतीली मिट्टी ही बोलते हैं, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, जो राजस्थान से टच होते हुए जिलों में मिलती है। तो अत्यंत हल्की मिट्टी मतलब रेतीली मिट्टी। दूसरी आती है हल्की मिट्टी, तीसरी होती है मध्यम मिट्टी, चौथी सामान्यतः भारी मिट्टी, पांचवी होती है बहुत भारी मिट्टी, और छठी होती है गिरिपादिया या फिर चट्टानी मिट्टी, या फिर आप इसको शिवालिक मिट्टी बोलते हो, जो कहीं ना कहीं जो जितने भी आपके ये पर्वत वगैरह होते हैं उनके पास में मिलती है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे अत्यंत हल्की मिट्टी, जो कि आपकी रेतीली मिट्टी ही इसको हम कह सकते हैं। राजस्थान से लगते हुए क्षेत्रों में जो हम पहले अभी पढ़ करके आए हैं, चूने की प्रधानता इसमें होती है। लाइमस्टोन महेंद्रगढ़ में ये मिलती है ज़्यादा, जो लाइमस्टोन है वहाँ पर मिलता है। पानी को सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। बालू के स्तूप होते हैं यहाँ पर। वायु अपर्दन इसका हो जाता है, वायु से जो है मृदा का कटाव हो जाता है। मोटे अनाजों की खेती इस मिट्टी में होती है, जैसे बाजरा, चना, तिल आदि। और शुष्क या फिर ड्राई एग्रीकल्चर टेक्निक यहाँ पर होती है, शुष्क कृषि पद्धति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। किसमें? अत्यंत हल्की मिट्टी, जिसको आप रेतीली मिट्टी बोलते हो, उसमें। ठीक है, हल्की मिट्टी को देखते हैं आप। इसके अंदर हल्की मिट्टी में आपको यहाँ पर एक है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी और एक है बलुई दोमट मिट्टी। एक होता है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी और एक है बलुई दोमट मिट्टी। तो जो बलुई दोमट मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लिट की मात्रा है वो कहीं ना कहीं इक्वल होती है बालू की मात्रा से। और जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी है उसके अंदर बालू की प्रधानता होती है, स्लिट की यहाँ पर कमी होती है। तो यानी कि जो बलुई दोमट मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है एज कम्पेयर टू अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। घग्गर नदी के पास वाले क्षेत्र में, यानी कि सिरसा के जो डबवाली होता है उसमें, उसके पास ये जो है सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये दोमट मिट्टी की बात चल रही है इधर। ठीक है, ये दोमट मिट्टी कहाँ पे? घग्गर नदी के पास वाले क्षेत्र में, जिसमें सिरसा के डबवाली क्षेत्र आता है, वहाँ पर मिलती है। हल्की मिट्टी उपजाऊ है हल्की रेतीली से। जो पहले नंबर की थी ना हल्की मिट्टी, जो इसको रेतीली मिट्टी से हम कर रहे थे, वो जो है उपजाऊ होती है। ठीक है, हल्की रेतीली से। उसके बाद अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को क्या बोलती हैं? इसको रोसली मिट्टी भी बोलते हैं। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को, जो हम यहाँ पर इधर पढ़ के आए हैं ना, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, इसको ये क्या होता है? ये आपका जो है उसको रोसली बोलते हैं। ठीक है, रोसली मिट्टी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की मिट्टी आती है मध्यम मिट्टी। ये 3 प्रकार की होती है। हल्की दोमट मिट्टी, जो कि अंबाला नारायणगढ़ में। मोटी दोमट मिट्टी गुरुग्राम तथा नूह के मध्य क्षेत्र में होती है। और दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, करनाल, केयू के, पानीपत, जींद और फतेहाबाद में मिलती है। तो ये होती है 3 तरह की मिट्टी। उसके बाद भारी मिट्टी जो आपकी है वो एक खादर मिट्टी है, और दूसरे नंबर की है बांगर मिट्टी। ये यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र में मिलती है। नवीनतम मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, इसके अंदर हल चलाना आसान होता है। जबकि ये जो मिट्टी है यमुना नदी के दूर वाले क्षेत्रों में मिलती है, ये पुरानी मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है। पानी ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है खादर मिट्टी में, तो इसलिए इसको उपजाऊ ये जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी ग्रहण करने की, जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद 5th नंबर की मिट्टी है बहुत भारी मिट्टी। बरसाती नदियों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है ये, जैसे यमुनानगर, थानेसर और फतेहाबाद, इन सब में मिलती है। और थानेसर, फतेहाबाद की जो भारी मिट्टी है उनको सोलर मिट्टी कहा जाता है, और यमुनानगर के जगाधरी की जो भारी मिट्टी है उसको डाकर मिट्टी बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। गिरिपाद मिट्टी, जो कि शिवालिक के क्षेत्रों में मिलती है, शिवालिक में मिलती है गिरिपादीय मिट्टी। मिट्टी के अत्यंत मोटे कण होते हैं, ये कंकड़, बजरी तथा मोटे पत्थर होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होती है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ पे शिवालिक के पर्वत होते हैं वहाँ पर मिलती है। पर्वत के पैरों से 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर भी पर्वत होता है उसके पास से 10 से लेकर 25 किलोमीटर तक के दायरे में आपकी ये मिट्टी आती है, क्योंकि तभी तो ये मोटी होती है, कंकड़, बजरी वगैरह इसके अंदर होते हैं, मोटे मोटे पत्थर इसमें होते हैं, तो इसलिए इसको गिरिपादीय मिट्टी कहा जाता है। हरियाणा में लाल मिट्टी सिरसा के अंदर होती है। हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में है। और हरियाणा में अनकई दलदल क्षेत्र सिरसा के रानिया में है। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है आपकी रेतीली दोमट मिट्टी। हरियाणा में 33% भूमि पर लवणता है, 33 या फिर 32%, आप कुछ भी मार्क करना, उसके ऊपर लवणता है। और हरियाणा का राजकीय पशु प्रायोरिटी से अगर मार्क करेंगे तो पहले नंबर पे आपने काला हिरन रखना है, दूसरे नंबर पर नील गाय रखना, और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी कृष्ण मृग को देना। ठीक है, ब्लैक बक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो इसे ही मार्क करना पहले नंबर पर। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो काला तीतर है, जिसको ब्लैक फ्रेंक्वेन बोलते हैं। राजकीय पेड़ जो है वो पीपल होता है।
फूल कमल होता है, फल आम होता है और भाषा हमारी हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पंजाबी है 2010 से अब तक। 1970 से 2004 तक तमिल थी, लेकिन उसके बाद जो तमिल है वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने हटाई कागज़ों में से, और 2010 में हुड्डा के कार्यकाल में पंजाबी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा यहाँ पर बनाया गया। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फूल जो है वो रजनीगंधा है, और तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू है। ठीक है, सेकंड तो पंजाबी है और तीसरी क्या है, उर्दू है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी से आपको जीके का पोर्शन यहाँ पर ख़त्म करा दूँ, ताकि फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।